नमो नमः। आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर के इस ऑनलाइन कक्षा में सभी भैया बहनों का स्वागत अभिनंदन। कक्षा 10वीं विषय संस्कृत व्याकरण का भाग 10। आज अपन प्रकरण में पढ़ेंगे हल संधि। अभी तक हमने जो पढ़ा वह अच संधियों के बारे में और कुछ उसके उदाहरणों के बारे में अध्ययन किया। आज अपन पढ़ेंगे हल संधि। हल संधि के बारे में हमने पहले अध्ययन कर चुके हैं, इसकी परिभाषा हम आपको समझा चुके हैं, लेकिन आज जो संधि है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। एक बार फिर से मौखिक रूप से आपको मैं हल संधि के बारे में बता देता हूँ। हल संधि की परिभाषा इस प्रकार रहेगी कि पूर्व पद के अंत में कौन होगा? हल यानी व्यंजन, और पर पद के अंत में यदि व्यंजन भी हो सकते हैं, स्वर भी हो सकते हैं, और इन दोनों के स्थान पर जो मेल होता है और मेल होने से जो परिवर्तन होता है उसको हम हल संधि कहते हैं। और इसका नाम भी हल संधि क्यों है? क्योंकि हम जानते हैं हल संधि क्यों कहते हैं, ये भी हम आपने पहले पढ़ा चुका हूँ। फिर भी 5वां सूत्र है हय वरट से, माहेश्वर सूत्र है 5वां हय वरट, और 14 सूत्र है हल। तो ये 5 से लेकर के जो 14 तक सूत्र है माहेश्वर, ये सभी के सभी इन सभी सूत्रों में व्यंजन ही है, इसलिए इसको हम हल संधि कहते हैं। और हल संधि के बारे में हमने ये जाना कि पूर्व पद में व्यंजन होते हैं, अंत में व्यंजन आता है, और पर पद का प्रारंभ के स्थान पर यदि या तो व्यंजन होगा या स्वर होगा, तो इन दोनों के मेल होने से जो परिवर्तन होता है उसको हम हल संधि कहते हैं, यानी व्यंजन संधि कहते हैं। आज अपन इसकी एक अगली संधि लेंगे, वह है संधि का नाम है अनुस्वार संधि। यूँ तो क्रमांक 4 पे आती है, परंतु अपन 1 नंबर से पढ़ेंगे यहाँ पर अनुस्वार संधि। और इसका सूत्र होता है मो अनुस्वार। मोनुस्वार। पहले हम इस सूत्र को समझ भी सकते हैं, या पहले हम परिभाषा लिख लेते हैं, बाद में परिभाषा सहित इसको वापस हम आपको समझा देते हैं। तो लिखिए, यदि पदान्ते म वर्ण, यदि पदान्ते म वर्ण आयाति, यदि पद के अंत में मह वर्ण आता है तत्पश्चात, और इसके पश्चात तत्पश्चात च हलि वर्ण आयाति। हलि का मतलब यहाँ पर है वही हल वर्ण। वर्ण आयाति तरहि, तो पदान्ते या मान्ते भी लिख सकते हैं, तरहि मान्तस्य, यानी म के अंत में मान्तस्य पदस्य अनुस्वारः भवति। परंतु म वर्णस्य पश्चात कोऽपि स्वरः आयाति तर्हि
तो मानते यानी म के अंत में अच वर्णः भवति। मानते अच स्व्यक्त वर्णः। यथा देखिए इस प्रकार हमने परिभाषा लिखी, यदि पदान्ते मह वर्ण आयाति तत्पश्चात च हलि वर्ण आयाति तरहि मान्तस्य पदस्य अनुस्वारः भवति। यानी यदि पद के अंत में वह म वर्ण आता है और उसके पश्चात यदि हल वर्ण आते हैं तो उस म पद के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। परंतु म वर्णस्य पश्चात कोऽपि स्वरः आयाति, परंतु उस म वर्ण के पश्चात कोई भी स्वर आता है तरहि मानते, तो उस म के स्थान पर तरहि अच वर्ण संयुक्त भवति, यानी अच वर्ण हो जाता है, अर्थात उस म में वह जो भी मात्रा होगी वो उसके अंदर मिल जाता है। तो इस परिभाषा को हम इस प्रकार समझते हैं, पूर्व पद में म होगा, इसको हम इस प्रकार मैं आपको समझाता हूँ समीकरण की तरफ बना करके। पूर्व पद में म, पूर्व पद में कौन होगा? म। और पर पद में यदि इस म के पश्चात हल वर्ण यानी व्यंजन आते हैं, व्यंजन वर्ण आते हैं, तो इस म का अनुस्वार हो जाता है। क्या बनेगा? इस म का अनुस्वार बन जाता है इस प्रकार। यदि इस म, ये पहली बात। दूसरी बात, यदि इस म के पश्चात यदि स्वर आते हैं, जो परिभाषा लिखी वही मैं समझा रहा हूँ कि इस म के बाद यदि स्वर आते हैं तो ये म के अंदर वह स्वर मिल जाता है, तो वह पूरा म बन जाता है। कोई भी स्वर अगर अ है तो म, आ है तो मा, ई है तो मी, उ है तो मु, ए है तो मे, इस प्रकार यानी मिलना, स्वर का मिल जाता है, वह उसके अंदर जुड़ जाता है, जिसको हम इस प्रकार अपनी भाषा में कह सकते हैं कि म के अंदर वह स्वर मिल जाता है या जुड़ जाता है। तो इस प्रकार के हम उदाहरण अभी आपके साथ रखेंगे तो आप और स्पष्ट रूप से इसको हम समझ सकेंगे। तो देखिए हम इसको इस प्रकार से हम उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं इसको। सबसे पहले हम उदाहरण पढ़ते हैं। अहम धन अपि, अहम धन अपि, यानी इसके अंदर कौन है? म है, और आगे कौन है? स्वर है, तो ये अ इस म में मिल जाएगा, तो बनेगा अहमपि। ये उदाहरण आपका इस प्रकार बन गया, यानी म पूरा हो गया। अभी ये अलंत में आधा वर्ण है और म के अंदर ये अ मिल गया, इसलिए म पूरा हो गया। ऐसे हम उदाहरण पढ़ते हैं। वयम धन अपि, वयम अपि, रामम धन आगच्छति, रामम धन आगच्छति, तो बन जाएगा राममा गच्छति। इसी प्रकार हम और भी उदाहरण ले सकते हैं। त्वम धन अपि भी ले सकते हैं।
त्वम धन अपि, तो ये भी बनेगा त्वमपि। यानी कहने का मतलब इस म के बाद यदि स्वर से प्रारंभ होने वाले कोई वर्ण आते हैं या शब्द आते हैं तो म के अंदर वह स्वर मिल जाता है। अब व्यंजन वाला हम उदाहरण लेते हैं, जैसे सत्यम वद, यहाँ पर भी ये म है, सत्यम वद, तो क्या हो जाएगा सत्यम वद। अब देखिए इसमें लिखने का अंतर है, उच्चारण वही रहेगा सत्यम वद। अब देखिए माँ था, अब इस माँ का क्या बन गया अनुस्वार। क्यों बन गया? क्योंकि इस माँ के बाद यदि व्यंजन आते हैं तो व्यंजन आने के कारण इस माँ का क्या हो जाता है अनुस्वार, इसलिए इसमें व्यंजन आया व और इस माँ का क्या बन गया अनुस्वार। ऐसे हम धर्मम चर, धर्मम चरः, तो देखिए इसमें भी बन जाएगा धर्मम चर, धर्मम चर, तो धर्मम चर। ऐसे ही हम पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, और ईश्वरम भजति, ईश्वरम भजति, ईश्वर को भजता है, तो हम इसको इस प्रकार लिखेंगे ईश्वरम भजति। ऐसे हम उदाहरण लिखेंगे धूमम मुच्छति, धूमम मुच्छति, तो धूमम मुच्छति इसका भी अर्थ होता है धुआं छोड़ता है, तो हम इसको लिखेंगे धूमम मुच्छति बराबर धूमम मुच्छति। इस प्रकार हम इस संधि में अनेक सारे उदाहरण लिख सकते हैं, जैसे अहम धावामि, अहम धावामि, तो अहम धावामि म का क्या हो जाएगा अनुस्वार हो जाएगा। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं हरिम वंदे, हरिम वंदे, तो इसका हो जाएगा हरिम वंदे, यानी म का क्या बन जाएगा अनुस्वार। तो इस प्रकार हम इस अनुस्वार संधि के अंदर दो ही मुख्य बात है कि यदि पूर्व पद में म होगा और वह भी हलंत होगा, उस म के बाद यदि व्यंजन आता है तो उस म का अनुस्वार हो जाता है। यदि उस म के पश्चात स्वर आता है तो वह स्वर उस म के अंदर मिल जाता है, विलीन हो जाता है। इस प्रकार ये हमारा जो अनुस्वार संधि है, इस अनुस्वार संधि कुछ उदाहरण आपके सामने रखे। आज के इस वीडियो का कालांश में इतना ही अध्ययन करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।